हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अधिकार। ठीक है, ये इग्नू एमपीएस 1 का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है अधिकार। ठीक है, तो आज हम अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, इनकी कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम, और अधिकार की परिकल्पनाएं भी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। तो अधिकार जो हैं वो उनको सटीक रूप से उन सामाजिक दावों के नाम से पुकारा जाता है जो व्यक्तियों को उनके सर्वोत्तम स्वार्थ, ठीक है, और उसे स्वार्थ है जो उसको सिद्ध करने के लिए जो दावे होते हैं उनको अधिकार कहते हैं। ठीक है, और उनको अपनी जो निजी पहचान होती है उसको विकसित करने में भी अधिकार जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, अधिकार जो है वो दावे हैं। ठीक है, मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए, जिससे कि मानव का विकास होता है उसके लिए सामाजिक दावे हैं। ठीक है, ये वो हकदारियाँ नहीं हैं, मतलब हकदारियाँ जो होती हैं वो नहीं हैं। ठीक है, जो व्यक्ति को मिली होती हैं। क्या होता था कि प्राचीन और मध्यकाल में जो है वो कुछ लोगों को ना विशेष अधिकार मिलते थे। ठीक है, प्राचीन और मध्यकाल में उनको कुछ विशेष अधिकार मिलते थे, लेकिन ये जो विशेष अधिकार मिलते थे उन्हें इनको अधिकार का नाम नहीं दे सकते थे। ठीक है, उनको अधिकार नहीं कह सकते थे क्योंकि वो सिर्फ कुछ लोगों को मिलते थे। ठीक है, जिसको विशेष अधिकार कहते हैं वो कुछ लोगों को ही मिले थे, सबको नहीं मिले थे। लेकिन अधिकार क्या होते हैं? अधिकार वो होते हैं जो सबको मिले। ठीक है, वो अधिकार होते हैं। ओके, और अधिकार और विशेष अधिकार यानी कि प्राधिकार भी इनको कहते हैं। तो अधिकार और प्राधिकार में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि अधिकार जो होते हैं वो दूसरों पर हमारे दावे हैं। ठीक है, अधिकार जो हैं दूसरों पर हमारे दावे हैं। ठीक है, जिस प्रकार दूसरों के दावे हम पर हैं। ठीक है, जैसे कि समझो एक अधिकार होता है, जैसे कि हमारा एक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हमारे हम जो है वो अदर व्यक्ति पर क्या कर सकते हैं? दावे कर सकते हैं कि नहीं, ये हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है। ठीक है, ऐसे ही सेम सामने वाला व्यक्ति भी हमसे बोल सकता है, हम पर दावा कर सकता है कि मेरा भी स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे भी ये अधिकार है। ठीक है, लेकिन जो प्राधिकार होते थे वो क्या होते थे? वो विशेष अधिकार होते थे, मतलब विशेष लोगों को ही मिलते थे, सबको नहीं मिलते थे। तो वो सिर्फ जिनको मिलते थे वही दावा कर सकते थे, लेकिन सामने वाले को जो है वो विशेष अधिकार यानी कि प्राधिकार नहीं मिलते थे, तो वो दावा नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राधिकार और अधिकार में बहुत बड़ा अंतर था। ठीक है, और अधिकार सबको दिए जाते हैं और प्राधिकार जो होते हैं वो कुछ ही व्यक्तियों के पास होते हैं। अधिकार जो होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के सबको प्रदान किए जाते हैं, मतलब सबको दिए जाते हैं। लेकिन जो प्राधिकार होते हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिए जाते हैं। ठीक है, और अधिकार जो होते हैं वो न्यायपूर्ण दावे के लिए दिए जाते हैं कि सबको न्याय मिले। ठीक है, इस रूप में दिए जाते हैं अधिकार। लेकिन प्राधिकार जो होते हैं वो संरक्षण के लिए दिए जाते हैं कि जिसको जो प्राधिकार मिला होता है उससे वो अपने आप का जो है वो बचाव कर सकता है। ठीक है, अपने आप को बचाता है कि मुझे ये अधिकार मिला है तो मुझे कोई ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस रूप में जो अधिकार हैं वो न्यायपूर्ण दावे की विषय वस्तु है। ठीक है, और प्राधिकार जो है वो संरक्षण की विषय वस्तु के रूप में होते हैं। ठीक है, और अधिकार जो है वो लोकतांत्रिक समाजों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहीं पर अधिकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन प्राधिकार जो होते हैं वो अलोकतांत्रिक पद्धतियों के अभिलक्षण है, मतलब वो अलोकतांत्रिक समाजों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं कि जो कुछ विद्वानों ने अधिकार की कुछ परिभाषाएं दी हैं, तो अब हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो एक विद्वान है हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड ने अधिकार की परिभाषा देते हुए बोला है कि दूसरों के कर्म को प्रभावित करने की एक आदमी की क्षमता उसकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज की शक्ति से। मतलब कि दूसरों के कर्म को प्रभावित करने की एक आदमी की क्षमता, मतलब कि वो अपने अधिकार के थ्रू दूसरों की दूसरे जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसको प्रभावित कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है, देखो एक उदाहरण से देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति क्या होता है कि कोई कर्म करता है। ठीक है, मान लो अगर वो कुछ गलत कर्म कर रहा है, ठीक है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का जो अधिकार है वो छिन रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर वो दावा कर सकता है कि नहीं, मुझे ये अधिकार मिला है। ठीक है, तो आप ऐसे अधिकार मुझसे नहीं छीन सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही उस आदमी की जो है कर्म करने की जो क्षमता है, जो वो कर्म कर रहा है तो वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और ये उसकी खुद की शक्ति नहीं है कि कुछ लोग होते हैं कि खुद की शक्ति का उपयोग करते हैं, बट यहाँ पर उसकी खुद की शक्ति नहीं है बल्कि समाज की शक्ति है जो उसे लोकतांत्रिक समाज से मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉलैंड हैं वो अधिकारों को सिर्फ एक सामाजिक दावे के रूप में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये जो अधिकार हैं वो एक सामाजिक दावा है। ठीक है, बिल्ड। ठीक है, अब हम बिल्ड की परिभाषा देख लेते हैं। बिल्ड ने ये बोला है अधिकार की परिभाषा करते हुए कि एक अधिकार कुछ निश्चित कार्यकलापों के व्यवहार में स्वतंत्रता के लिए एक तर्कसंगत दावा है। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि एक जो अधिकार है वो निश्चित जो कार्य करते हैं हम, उसके व्यवहार में हमें स्वतंत्रता के लिए जो अधिकार है वो दावा है। ठीक है, कि हम दावा कर सकते हैं कि हमें ये अधिकार है और जब हमें अधिकार मिलेगा तो हमें क्या होगा कि उससे हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, तो बिल्ड ने यही बोला है कि एक अधिकार कुछ निश्चित कार्यकलापों के व्यवहार में स्वतंत्रता के लिए एक तर्कसंगत दावा है। बौसांक के अनुसार, एक बौसांक विद्वान है, ठीक है, उनके अनुसार वो कहते हैं कि अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किया गया एक दावा है। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि जो समाज है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य के द्वारा लागू किया गया एक दावा है। ठीक है, अधिकार। बौसांक ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, लास्की के अनुसार, ठीक है, लास्की ने क्या बोला है अधिकार पर, उनके अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बगैर कोई आदमी सामान्य रूप से अपनी अच्छी से अच्छी दशा में होने का प्रयास नहीं कर सकता। मतलब कि जो सामाजिक जीवन के अधिकार वो दशाएं हैं, ठीक है, जिनके बगैर अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो कोई भी आदमी जो है वो अपनी अच्छी से अच्छी दशा में होने का प्रयास नहीं कर सकता है। ठीक है, अधिकार जो होते हैं वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का अधिकार होता है तो हम वो काम क्या होते हैं कि आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और अधिकार तो वो सामाजिक दावे होते हैं जो व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं। ठीक है, तो अधिकारों की एक जो कारगर परिभाषा है उसमें जो है वो कुछ निश्चित पहलू होने चाहिए। ठीक है, इसमें से जो सामाजिक दावा है वो एक ऐसा दावा है जिसका अर्थ है कि अधिकार जो है वो समाज में ही जन्मे हैं। ठीक है, समाज से ही जन्म लेते हैं। इसी कारण समाज से पहले और समाज से ऊपर और समाज के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, समाज के अंदर अंदर ही अधिकार होते हैं। और अधिकारों का एक और भी पहलू है जो है व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, अधिकार के थ्रू व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकार हैं वो व्यक्ति से संबंध रखते हैं। ठीक है, व्यक्ति को ही मिलते हैं और वे एक महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। ठीक है,
जो कि व्यक्ति के विकास के लिए मददगार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिकारों की परिकल्पनाएं, मतलब कौन कौन से अधिकार होते हैं, कितने प्रकार के अधिकार हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अधिकार जो है वो 5 अधिकारों की जो 5 परिकल्पनाएं हैं वो है, पहली है नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना। ठीक है, यानी कि नेचुरल, जो कि प्रकृति से मिले हुए होते हैं कुछ अधिकार, उनके बारे में बताया गया है इसमें। और दूसरा है विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना, यानी कि लॉफुल। ठीक है, और तीसरा है अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना, अधिकार के बारे में इतिहास क्या कहता है। ठीक है, अधिकारों की समाज कल्याण परिकल्पना। ठीक है, और पांचवी है अधिकारों की मार्क्सवादी परिकल्पना, कि अधिकार के बारे में जो मार्क्सवादी है वो क्या कहते हैं। ठीक है, इन सब अधिकारों की परिकल्पनाओं को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले जो परिकल्पना है वो है नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना। ठीक है, नैसर्गिक जो अधिकार होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, पहले से मिले हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में बताता है ये। तो इसके जो नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की जो वकालत है, मतलब उन्होंने इसके फेवर में बोला है, वो विद्वान है थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने अपनी उनकी एक पुस्तक थी लिवायोथन। ठीक है, ये 1651 में लिखी गई थी। तो इसमें उन्होंने इस नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना दी थी। ठीक है, और दूसरे विद्वान है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक ने भी अपनी पुस्तक टू ट्राइजिंग ऑन गवर्नमेंट, ये 1690 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने नैसर्गिक अधिकारों के बारे में बताया था। ठीक है, और तीसरे विद्वान है जे रूसो। ठीक है, रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स 1762 में लिखी गई थी। तो इसमें उन्होंने इन नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना दी थी। ठीक है, इन विद्वानों ने ये वाला दृष्टिकोण अपनाया और बोला कि जो नैसर्गिक अधिकार हैं वो प्राकृतिक अवस्था में भी थे, मतलब जब कोई राज्य नहीं बना था उस टाइम भी प्राकृतिक अवस्था में, यानी कि प्रकृति में ये जो अधिकार हैं वो थे, और ये अधिकार जो हैं वो अस्तित्व में थे, और ये अधिकार व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। ठीक है, मतलब इतने ज़रूरी थे कि उन्होंने बोला है कि एक अनिवार्य गुण धर्म हो। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि प्राकृतिक अवस्था में भी जो अधिकार हैं वो थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो अधिकार होते हैं वो अस्थानांतरीय होते हैं, आहार्य होते हैं, अलोप्य होते हैं। ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, उसने ये बोला गया है। ठीक है, तो जब कोई परिकल्पना बनती है या फिर कुछ विद्वान जब बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उनकी आलोचना भी होती है। ठीक है, सभी लोग एक ही मत पर हाँ नहीं बोलते हैं। ठीक है, सारे विद्वान जो होते हैं वो एक मत नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से नैसर्गिक जो अधिकार हैं उनकी जो है आलोचना भी की गई है। बोला गया है कि जो अधिकार हैं वो सिर्फ नैसर्गिक इसलिए नहीं हो सकते हैं कि वो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की संपत्ति थे। ठीक है, मतलब कि वो प्रकृति में भी थे। समाज से पहले मतलब जब तक समाज उत्पन्न नहीं होगा उससे पहले कोई भी अधिकार जन्म नहीं ले सकता है। ठीक है, इसके आलोचकों ने ये बोला है। और समाज से पहले अधिकारों की जो धारणा है वो बिल्कुल असंगत है। ठीक है, क्योंकि जब समाज ही नहीं रहेगा तो अधिकार किसको मिलेंगे। इस प्रकार से इनकी आलोचना की गई है। ठीक है, इस नैसर्गिक अधिकार की परिकल्पना के आलोचकों ने बोला है कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकार नहीं थे, कुछ था तो वो था शारीरिक ऊर्जाएं। ठीक है, शरीर की जो ऊर्जा होती है सिर्फ वो थी, अधिकार नहीं थे। ठीक है, अधिकार क्या होते हैं कि इन्होंने बोला कि अधिकार अपने संरक्षण के लिए
प्राधिकार के अस्तित्व को पहले से ही मानकर चलता है। मतलब जब हमें कोई अधिकार मिलता है तो हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं, प्राधिकार मिल गया है हमें, ठीक है, विशेष अधिकार मिल गया है हमें। तो ऐसे ही आलोचकों ने बोला है कि जो अधिकार होते हैं वो पहले से ही अपने संरक्षण के लिए प्राधिकार के अस्तित्व को मानकर चलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में जहाँ किसी राज्य का अस्तित्व नहीं था, ठीक है, जहाँ पर कोई राज्य था ही नहीं, तो वहाँ पर कैसे अधिकार, किसको अधिकार मिल सकते हैं, है ना। जब राज्य ही नहीं था, समाज ही नहीं था, तो उस टाइम पर अधिकार किसको मिलते। अधिकार की कल्पना करना ही वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, इन्होंने ये बोला था आलोचकों ने। तो इन्होंने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं आलोचकों ने कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के जो अधिकार थे उनकी रक्षा कौन करता, क्योंकि राज्य तो था नहीं, अधिकार की रक्षा कौन करता है, राज्य ही करता है ना। तो इन्होंने ये क्वेश्चन किया कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के जो अधिकार थे उनकी रक्षा कौन करता था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो नैसर्गिक अधिकारों की जो वकालत करते हैं जो विद्वान, यानी कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, ठीक है। एक विद्वान है बेंथम, ठीक है। बेंथम ने आलोचना करते हुए कहा है कि जो नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत है वो पैर बांसों पर खड़ा एक बगमितापूर्ण बकवास है, ठीक है। मतलब कि जो बांस होते हैं, उन्होंने बोला कि बांस होते हैं उस पे खड़ा होते हुए एक बकवास है, ठीक है। मतलब कि हम बांसों पर कभी भी खड़ा नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से अधिकार जो हैं वो प्राकृतिक नहीं हो सकते हैं, प्रकृति में अधिकार थे ही नहीं, ये बोला है बेंथम ने, ठीक है, आलोचना करते हुए। लास्की भी जो अधिकार की जो धारणा है कि नैसर्गिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार थे, इन सब की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ये जो धारणा है वो गलत है, ठीक है, बकवास है। ये लास्की ने भी यही कहा था, ठीक है। तो दूसरी परिकल्पना है विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना। विधि संगत अधिकारों की जो परिकल्पना है वो यह बताती है कि अधिकारों का वह आदर्शवादी सिद्धांत जो अधिकारों को राज्य के परिणाम के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना को न्यूनाधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, इन सब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार की परिकल्पनाओं के पक्षधर हैं बेंथम, हेगेल और ऑस्टिन, ठीक है। इन्होंने विधि संगत अधिकारों की वकालत की थी। उनके अनुसार वो कहते हैं कि अधिकार जो होते हैं वो राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राज्य अधिकार प्रदान करता है और अधिकार एक ऐसा दावा है जो राज्य बल जनता को प्रदान करता है। विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना के कुछ लक्षण भी हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ पे ये वाला जो अधिकार है वो विधि संगत अधिकार है। तो कुछ लक्षण है वो इस प्रकार हैं कि राज्य ही अधिकारों का विधेयक परिभाषित करता है और राज्य ही निर्धारित करता है, ठीक है। अधिकार ना तो राज्य से पहले थे और ना ही राज्य के बाद हो सकते हैं, क्योंकि राज्य ही अधिकारों का स्रोत है। दूसरा लक्षण है राज्य ही वह कानूनी ढांचा तय करता है जो अधिकारों का स्रोत होता है, ओके, क्योंकि यह राज्य ही है जो अधिकारों के उपभोग पर बल देता है। तीसरा लक्षण है कानून ही अधिकारों को जन्म देता है और कायम भी रखता है। अतः जब विधि की विषय वस्तु बदलती है तो अधिकारों का वास्तविक जो अर्थ होता है वो भी बदलता रहता है, ठीक है। मतलब कि जो कानून बनता है, कोई दूसरा कानून बनता है तो जो अधिकार होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना की कुछ आलोचना भी हुई है, ठीक है। इसके जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं उनकी रक्षा राज्य करता है, ठीक है, और उन्हें संरक्षण भी देता है, लेकिन उन्हें
बनाता नहीं है। ठीक है, जैसा कि विधिसंगत अधिकारों की परिकल्पना वाले कहते हैं कि राज्य ही अधिकार को बनाते हैं, तो इसके आलोचक जो है उन्होंने ये कहा है कि राज्य अधिकारों की रक्षा भी करता है, उन्हें संरक्षण भी देता है, लेकिन उन्हें बनाता नहीं है। ठीक है, और आलोचक बोलते हैं कि यदि हम मान लें कि अधिकार जो है वो राज्य ने बनाए हैं, तो हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि यदि राज्य हमें अधिकार प्रदान करता है तो वह उन्हें हमसे छीन भी सकता है ना। तो अगर वो हमसे छीन भी सकता है तो जाहिर सी बात है कि ये इस प्रकार का जो मत है वो राज्य को निरंकुश बनाएगा। जब राज्य चाहेगा जब वो अधिकार दे देगा, जब चाहेगा वो उनसे छीन सकता है। तो इसी प्रकार आलोचक ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि राज्य ने अधिकार बनाए हैं, वो प्रदान भले ही करता है लेकिन राज्य जो है अधिकार बनाता नहीं है। तो उन्होंने यही कहते हुए आगे बोला है कि ऐसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ वही अधिकार होंगे जिन्हें राज्य हमें देना चाहता है। ठीक है, तो अब तीसरी परिकल्पना है अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना। ठीक है, अधिकारों की जो ऐतिहासिक परिकल्पना है इसको चिरकाल भोगजनक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस परिकल्पना को मानने वाले कहते हैं कि राज्य जो है वो बहुत ही लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद जन्मा है। इसका मतलब ये है, वो लोग ये कहना चाहते हैं कि जो अधिकार हैं वो परंपराओं व प्रथाओं से जन्म लेते हैं। एक विद्वान है वर्क, ठीक है, ये रूढ़िवादी हैं और ये ऐतिहासिक परिकल्पना को मानते हैं। तो इन्होंने जोर देते हुए बोला है कि लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ पर अधिकार रखते हैं जिसका व्यवहार या यूज़ वो पहले से करते आ रहे हैं बहुत समय से। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अधिकार जो होते हैं वो लंबे नियम पालन के बल पर टिका है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जो परंपराएं हैं और प्रथाएं हैं वो लगातार प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप और दृढ़ होती जाती हैं और वो धीरे धीरे अधिकार का रूप ले लेती हैं। और ये जो परिकल्पना है, ये जो विचार है वो 18वीं शताब्दी में एडमंड बर्क के लेखों में मिली थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो समाज शास्त्री थे उन्होंने भी इसी परिकल्पना को अपनाया था। इस परिकल्पना को मानने वाले कहते हैं कि अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कानूनी अधिकार जो है हमारे कानूनी अधिकार की जो परिकल्पना है उसकी भी निंदा करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो नैसर्गिक अधिकार हैं उसको भी वो नहीं मानते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि राज्य उसे मान्यता देता है जो लंबे समय से प्रयोग में होता रहा हो। ठीक है, और लंबे समय से जो प्रथाएं और रीति रिवाज चले आ रहे हों फिर उसके बाद वो अधिकार बन जाते हैं, ऐसा कहना है अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना में। तो इस परिकल्पना की भी कुछ लोगों ने निंदा की है। ठीक है, आलोचना की है। तो निंदा करते हुए कहा गया है कि जो अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना है वो अपनी मर्यादाओं से त्रस्त है। यह नहीं माना जा सकता है कि जो हमारे सारे रीति रिवाज हैं वो अधिकारों में ही बदलें। ठीक है, कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि सती प्रथा थी, वो एक रीति थी, वो एक रिवाज था, लेकिन बाद में वो अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे जो रीति रिवाज होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अधिकारों में बदलें। ठीक है, ऐसा आलोचकों ने कहा है इसके। और दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि शिशुवध। ठीक है, तो ये भी जो है एक रिवाज था लेकिन उसके बाद ये हट गया है। ठीक है, ये कोई अधिकार स्थापित नहीं कर पाया है। तो और फिर आगे ये कहते हैं कि जो अधिकार हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पहले वो रीति रिवाज हों आगे चल के फिर अधिकार बने हों, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो अधिकार हैं वो अधिकार हैं, जो रीति रिवाज हैं वो रीति रिवाज हैं, वो अलग हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक उदाहरण के ज़रिए समझाया कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो अधिकार है, हमारा सामाजिक सुरक्षा का जो अधिकार है वो पहले कोई
रिवाज नहीं था, ना ही रीति थी, वो एक अधिकार ही है। ठीक है, तो आलोचकों ने यही साबित किया है कि लंबे समय से जो रीति रिवाज और जो प्रथाएं होती हैं वो चलती तो आती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रीति रिवाज अधिकार में बदलें। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हर अधिकार है वो रीति रिवाज से जुड़ा हो। चौथी परिकल्पना है अधिकारों की समाज कल्याण परिकल्पना। ठीक है, अधिकारों का जो समाज कल्याण सिद्धांत है वो ये मानता है कि जो अधिकार हैं वो ही समाज कल्याण की शर्तें हैं, मतलब अधिकार के थ्रू ही हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, उनका ये मानना है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो राज्य है वो सिर्फ ऐसे अधिकारों को मान्यता दे जिससे कि समाज कल्याण हो। ठीक है, समाज कल्याण को प्रोत्साहन करे, समाज कल्याण बढ़े, ऐसे ही अधिकार को मान्यता देना चाहिए राज्य को, ऐसा कहता है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत या परिकल्पना। ठीक है, समाज कल्याण सिद्धांत को या परिकल्पना को जो मानते हैं, जो उनके पक्षधर हैं, आधुनिक पक्षधर हैं जो वो हैं रॉस्कोपाउंड और शेफी। ठीक है, ये दो इस परिकल्पना को बहुत ही अच्छे से मानते हैं। ठीक है, और एक और विद्वान थे बेंथम। ठीक है, बेंथम भी इसको मानते थे, लेकिन ये 18वीं शताब्दी के पक्षधर थे। ठीक है, ये दो आधुनिक हैं, आधुनिक में कौन से आ गए, रॉस्कोपाउंड और शेफी। ठीक है, और 18वीं शताब्दी के पक्षधर थे वो थे बेंथम। इस परिकल्पना को मानने वाले कहते हैं कि अधिकार जो है वो समाज की ही रचना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जन कल्याण जो है वो समाज की रचना है। ठीक है, समाज में ही जन कल्याण होता है, तो उसी प्रकार से कहते हैं कि अधिकार भी जो है समाज में ही जन्म लेते हैं और समाज की ही रचना है। और फिर आगे बोलते हैं कि अधिकार ही समाज कल्याण की शर्तें हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सार्वजनिक कल्याण है, अगर किसी अधिकार से वो नहीं होता है तो वो अधिकार नहीं होंगे, ऐसा कहते हैं अधिकारों की समाज कल्याण परिकल्पना। अधिकार ही समाज कल्याण की शर्तें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज कल्याण है, अगर जिस अधिकार से समाज का कल्याण नहीं हो रहा है तो वो अधिकार नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, समाज कल्याण के जो पक्षधर हैं वो ये कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो आगे कहते हैं कि जो अमान्य दावे होते हैं समुदाय के द्वारा, जो समुदाय होता है वो अमान्य दावे करते हैं, तो इस प्रकार से वो जो दावे होते हैं वो अधिकार नहीं बनते हैं। समाज कल्याण अधिकार सिद्धांत भी अपनी त्रुटियों से परे नहीं है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं है, तो इसलिए इसकी भी आलोचना की गई है। ठीक है, तो आलोचना करते हुए ये बताया गया है कि यह समाज कल्याण घटक पर ही रहा करता है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारी कमियां हैं और ये सिद्धांत जो है वो सिर्फ समाज के कल्याण के घटक पर ही रहता है। ठीक है, सिर्फ समाज कल्याण को ही देखता है और बाकी जो घटक रहते हैं उनके बारे में ये नहीं सोचता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। ठीक है, एक विद्वान थे जिन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा है, विल्दे एक विद्वान थे। ठीक है, उन्होंने बोला है कि यदि अधिकार जो है वो सामाजिक औचित्य के विचार से बनाए जाते हैं तो व्यक्ति गैर उम्मीदवार होता है और असहाय रूप से अपनी अनियमित इच्छा पर निर्भर रहता है। पांचवी परिकल्पना है अधिकारों की मार्क्सवादी परिकल्पना। मार्क्सवादियों ने अधिकार के बारे में क्या बोला है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत को इतिहास के काल विशेष में हम आर्थिक व्यवस्था के शब्दों में समझेंगे। ठीक है, मतलब कि अधिकारों की परिकल्पना में जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने कहा है कि जो अधिकार है वो आर्थिक व्यवस्था के रूप में है। एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक संरचना जो होती है वो अधिकारों की एक विशिष्ट व्यवस्था करती है। ठीक है, मार्क्सवादी परिकल्पना कहती है कि राज्य जो है वो आर्थिक रूप से प्रबल वर्ग के हाथों में एक हथियार होता है।
ठीक है, मतलब बड़े लोगों के हाथों में एक वो हथियार होता है राज्य, ऐसे कहती है मार्क्सवादी परिकल्पना। ठीक है, और स्वयं ही एक सामाजिक क्रम संस्था है ये राज्य। ठीक है, और कानून, वह कानून बनाती है, वह जो भी कानून बनाती है ना, वो भी एक संवर्ग संहिता होता है। ठीक है, मतलब सबके लिए नहीं होता है, वो कुछ ही व्यक्तियों के लिए होता है। इसीलिए मार्क्सवादी परिकल्पना कहती है कि सामंती राज्य, जो सामंती राज्य होते हैं, वो सामंती कानूनों के माध्यम से सामंती व्यवस्था का पक्ष लेते हुए इस अधिकार व्यवस्था को संरक्षण देता है। इसी प्रकार पूंजीवादी राज्य जो होते हैं वो पूंजीवादी कानूनों के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था का पक्ष लेते हुए इस अधिकार व्यवस्था को संरक्षण देता है। मतलब मार्क्सवादी ये बताना चाह रहा है कि जिस राज्य में जौन सी व्यवस्था होती है, जैसे कि सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था, तो वो उसी के कानून के अंतर्गत अपने वहाँ की जो अधिकार व्यवस्था है उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी व्यवस्था कहती है कि एक संवर्ग जो समाज होता है उसमें सभी के लिए अधिकार जो देना है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, मार्क्सवादी का तर्क है कि जो संवर्ग समाज है वहाँ पर सभी के लिए अधिकार नहीं होते हैं, कुछ लोगों को ही अधिकार दिए जाते हैं। मार्क्स के अनुसार, मार्क्स कहता है कि जो सामाजिक वर्ग होता है, जो समाज के आर्थिक ढांचे पर नियंत्रण रखता है ना, वो राजनीतिक सत्ता पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि अपनी शक्ति को, जो उसकी शक्ति होती है, राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण रखता है, तो उसकी जो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति होती है उसको वो सिर्फ अपने ही हितों, अपने निजी हितों के संरक्षण को प्रोत्साहन देता है और प्रयोग करता है। ठीक है, सभी के हितों के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हितों के बारे में सोचता है और उसका यूज़ करता है, प्रयोग करता है। मार्क्सवादी जो ढांचा है वो ये कहता है कि जो समाजवादी राज्य है वो सर्वहारा, सभी को सर्वहारा कानूनों के माध्यम से कामगार वर्ग को, ठीक है, जो कामगार वर्ग होते हैं उनके हितों को, उनके अधिकारों को संरक्षण व प्रोत्साहन देगा। ठीक है, मार्क्स कहता है कि जो समाजवादी समाज होगा ना, तो वो सबके लिए कानून बनाएगा। ठीक है, और उनके अधिकारों को और उनके हितों को संरक्षण और प्रोत्साहन देगा। चूँकि समाजवाद जो है वो पूंजीवाद समाज से अलग है। ठीक है, समाजवाद में कोई वर्ग नहीं होता है, वो एक वर्गहीन समाज होता है। ठीक है, उसका कोई भी वर्ग नहीं होता है, उसका जो राज्य होता है और जो कानून होता है वो किसी विशेष वर्ग का नहीं होता है, बल्कि एक जो वर्गहीन समाज में रहने वाले जो सभी लोग होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, मार्क्सवादी कहते हैं कि समाजवादी राज्य ही सामाजिक व राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन के एक हथियार के रूप में है। ठीक है, और उस समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास करेगा जो वहाँ पर हर कोई जो है वो अपनी योग्यता से होगा। ठीक है, और अपने कार्यानुसार, अपने कार्य के अनुसार ही वहाँ पर होता है। ठीक है, सभी के लिए अधिकार व्यवस्था जो है वो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, मार्क्स ने कहा है कि सबसे पहले लोगों को आर्थिक अधिकार मिले। ठीक है, आर्थिक अधिकार में आ जाता है काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, ये सबसे पहले मिले, उसके बाद जो है वो सामाजिक अधिकार मिले, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में उन्हें राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाए, जैसे कि नागरिकता अधिकार। ऐसा कहता है हमारा मार्क्स। ठीक है, मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत भी जो है उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, इस वजह से उसकी भी आलोचना की गई है। ठीक है, मार्क्सवाद की तरह ही उसमें नियतिवादी विचारधारा झलकती है। ठीक है, और उसने जो जोर दिया है ना गैर शोषणकारी समाजवादी व्यवस्था पर, वो उसकी एक विशेषता है। ठीक है, कि समाजवादी जो व्यवस्था होती है उसमें गैर
शोषणकारी होता है वहाँ पे शोषण नहीं होता है, ऐसा इसने बोला है। तो इसकी ये विशेषता तो है, पर ऐसा नहीं है, वहाँ भी शोषण होता है। ठीक है, इसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि सिर्फ आर्थिक घटक से ही अकेले समाज की नींव नहीं बनती है। ठीक है, ना तो आर्थिक घटक से ही अकेले समाज की नींव बनती है, मतलब सारे घटक जो हैं वो मिलकर ही समाज की नींव बनाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक घटक जो है वो समाज नहीं बना सकता है, इसीलिए हर प्रकार से अधिकारों की जो परिकल्पनाएं हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है।